स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है, उसमें लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। हम उनका सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, लेट ए बी सी एंड डी जो है आपके पास n/n के मैट्रिक्स है और ईच मैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, यानी कि जो हर एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और आपके पास कंडीशन दे रखी है कि चारों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बी इनवर्स निकालिए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे किस चीज़ की जरूरत है बी इनवर्स निकालने की, तो दो प्रॉपर्टीज रहती है हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता। दूसरा, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है ना, तो कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है। ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाई करता है आपके पास कि बी इक्वल टू सी होगा। उसका कारण है कि ये कैंसिलेशन लॉ से दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं आप और वो बी इक्वल टू सी बचता है। बस यहाँ पे इसी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे दे क्या रखा, ए बी सी डी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेफ्ट ऑपरेशन लगाइए ए इनवर्स से दोनों तरफ कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये एक दोनों एक साथ आएंगे, आइडेंटिटी बन जाएगा, बचेगा क्या बी सी डी इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। अब दूसरा क्या, बी इनवर्स से लेफ्ट ऑपरेशन करोगे फिर, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे फिर से बी इनवर्स से, तो ये मिल जाएगा आपको फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट जब करते हैं तो वो क्या देता, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से सी डी बचेगा और क्या बनेगा यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। अब चाहिए हमको बी इनवर्स, इसका मतलब ए इनवर्स हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर दीजिए, राइट साइड है ना ए इनवर्स, दोनों के राइट साइड में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए, राइट साइड से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी हो जाएगा, बचेगा क्या सी डी ए इक्वल टू बी इनवर्स, यानी कि बी इनवर्स की जो वैल्यू आई आपके पास वो आई सी डी ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज का सम क्या होता है ये पूछा गया था, ठीक है। अब अगर आप देखें कि आइगन वैल्यू निकलती कैसी, तो उसके लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए मैट्रिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आपने क्या करना, मैट्रिक्स में से एक स्केलर मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्ट कर देना और वो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, उसके डायगोनल में क्या हो जाएगा, आप एक वेरिएबल रखोगे आप, यानी कि लैम्डा इंटू आई, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना जो नया मैट्रिक्स बनाइए और इसको इक्वल टू क्या कर देना जीरो, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल मिलेगी आपको जिसकी डिग्री कितनी होगी, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, और ऑर्डर कितना दे रखा होगा, अगर n है तो n हो जाएगा, ठीक है। और जो ये पॉलिनोमियल बनेगी उसको बोलते हैं, बेसिकली एक इक्वेशन बनेगी n डिग्री की, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसके जो रूट्स होंगे, यानी कि वो सारी लैम्डा की वैल्यू जिसके लिए जीरो हो रहा, वो क्या बनेंगे इसके लिए, आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर n ऑर्डर का तो n आइगन वैल्यूज होंगी और उनका जो सम होगा वो हमेशा आएगा ट्रेस ऑफ a के बराबर, और उनका जो प्रोडक्ट आएगा आइगन वैल्यूज का, सारी की सारी आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। और यहाँ पे क्या पूछा गया, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या देता, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। करेक्ट आंसर ये था, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स दे रखा जिसकी आइगन वैल्यूज क्या 1 2 -1, देन द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बी, ये नया मैट्रिक्स है। तो अब ये भी देखा हमने, किसी भी मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है, अगर आइगन वैल्यूज हमको है तो उनका सम। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखना, बी की ट्रेस पूछ रहा है जो कि दो मैट्रिक्स का सम है,
एक प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी हो, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाती थी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि ए इनवर्स है और बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, इनकी अगर हम अलग अलग ट्रेस निकाल पाए तो दोनों का सम कर देंगे। उसके लिए हमको ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज चाहिए, क्योंकि ए की आइगन वैल्यू दे रखी है, और ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज चाहिए, फिर उनका हम सम कर देंगे। अब यहाँ पे देखना हमारे पास क्या रहता, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा है, ठीक है, तो उसके इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो लैम्डा इनवर्स होगी, और उसकी कुछ पावर अगर आप कर देते हो तो उसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की कुछ पावर। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हम आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स निकालते तो क्या हो जाएंगे, आपने 1 का इनवर्स कर देना 1 आएगा, 2 का इनवर्स कर देना 1/2 आएगा, -1 का इनवर्स कर देना -1 ही आएगा। और अगला आप आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपने क्या कर देना 1 का स्क्वायर कर देना 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर कर देना कितना आ जाएगा 4, -1 का स्क्वायर कर देना ये कितना हो जाएगा 1। तो इसकी जो ट्रेस होगी, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, वो इसके आइगन वैल्यूज का सम, ये हो जाएगा कितना 1/2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। जब हम ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें 1 + 4 + 1 यानी कि 6, और ट्रेस ऑफ बी कितनी हो जाएगी, इन दोनों के ट्रेस का सम यानी कि 1/2 + 6, इसको सॉल्व करोगे 12 हो जाएगा 13/2, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन करने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास टू वेक्टर्स ये और ये आर स्क्वायर के आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ, कंडीशन पूछिए कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है अगर, तो इन 4 ऑप्शंस में से क्या ट्रू होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई सेट दे रखा v1 v2 और vn वेक्टर्स का, ठीक है, और ये वेक्टर्स जो है ना, जब आप इनको या तो रो में रखो या कॉलम में रखोगे, जैसे भी मर्जी वो रखिए, v1 v2 डॉट vn एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि n ऑर्डर होगा, मतलब जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बने, तब आपके पास 2 कंडीशन बनेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आया तब आप सीधे सीधे कह देना कि लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन 0 आया तब आप कहेंगे इसको कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ तब करना जब स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा होगा वेक्टर से। अब यहाँ पे 2 वेक्टर दे रखे मेरे पास, एक ये है एक ये, मैं दोनों को क्या रखता हूँ, कॉलम में रखता हूँ ए बी, और ये क्या हो जाएगा सी डी। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा और डिपेंडेंट पूछ रहा, डिपेंडेंट के लिए कंडीशन, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो ए डी माइनस बी सी। कब डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तब क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट वेक्टर बी दे रखा है आपके पास रिलेटेड टू द बेसिस, 3 वेक्टर दे रखे बेसिस में इस। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई वेक्टर किसी बेसिस से रिलेटेड है, इसका मतलब है आप उस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3। यहाँ पे v1 v2 v3 क्या है, e1 e2 e3, आप इसको ऐसे लिखते हैं। और जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होते हैं v के, वो बनते हैं α1 α2 α3, ठीक है। तो आपने यहाँ पे α1 α2 α3 निकालना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वेक्टर v है 3 5 -2, इसमें क्या कर दिया, α1 α2 α3 की जगह a रखिए, a e1 कितना 1 1 1 प्लस b, e2 है ये प्लस c, और e3 है 0 2 -1। ये 3 वेक्टर है ट्रिपलेट्स है। आपको क्या करना, जब इनका सम करोगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्री यानी फर्स्ट कंपोनेंट सबके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। तो इस तरीके से बनेगा 3 5 -2 इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट कंपोनेंट a है, जब स्केलर अंदर जाएगा ये 0 जाएगा और ये भी 0 जाएगा, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या आएगा सम का a, और इसका सेकंड कंपोनेंट a है, इसका 2b a प्लस 2b, और उसका कितना हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा।
थर्ड कंपोनेंट क्या बनेगा आपके पास, इसका a है a प्लस 3b और इसका कितना हो जाएगा -c, ये हो जाएगा आपके पास। दो ट्रिपलेट्स बराबर होते हैं, यानी कि दो वेक्टर बराबर होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो। यहां से a इक्वल टू क्या मिल गया आपको 3, सीधा सीधा ये देखिए यहाँ पे। अब अगली क्वेश्चन क्या आ जाएगी आपके पास, a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 5। a की वैल्यू 3 जब रखोगे तो क्या मिलेगा 2b प्लस 2c, a को उस तरफ ले जाओ 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो ये एक इक्वेशन हमको ये मिल गई। और अगली इक्वेशन रखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा a प्लस 3b माइनस सी इक्वल टू ये वाला -2। a की वैल्यू फिर से यहाँ रख दो 3, क्योंकि a b c की जो भी वैल्यू होगी वो तीनों इक्वेशंस को ट्रू करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, a जब आप यहाँ पे रखते 3 उस तरफ जाएगा माइनस में, तो -2 -3 -5 हो जाएगा। 3b माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास -5, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब क्या कर दीजिए यहाँ पे 2 को जब कॉमन लोगे यहाँ पे तो b प्लस सी इक्वल टू 1 मिल जाएगा आपको, इसको आप इक्वेशन 1 बोलो। ठीक है, जब इस इक्वेशन 1 और इसको सम कर दोगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए b प्लस सी का सम कर देना 3b माइनस सी के साथ, और इसका मतलब 1 का सम किसके साथ होगा -5 के साथ। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी आपको c से c कैंसिल हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा और ये -4, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो a इक्वल टू 3 आ गया, b इक्वल टू -1 आ गया। तो यहां से अगर डायरेक्ट देख ले तो आंसर तो यही बन गया, क्योंकि 3 है इसके पास -1 है। लेकिन जब आप c निकालोगे तो चेक कर लीजिए b की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए कहीं, तो या तो इस वाले में रख दीजिए। जब b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हो तो क्या -1 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो +1, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2। तो हमारा जो वेक्टर मिलता वो a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू आई -1 और c की वैल्यू आई 2। तो b ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द रेंज स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम r³ टू r³। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी और उसका रेंज स्पेस के बारे में पूछा, जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके की है, t ऑफ x y z इक्वल टू दे रखा है आपके पास, और इसका रेंज स्पेस इनमें से कोई एक है, ये हमने ढूंढना। अब अगर आप कुछ पॉइंट्स की बात करो यहाँ पे, तो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर u से v तक है, यानी कि डोमेन स्पेस को डोमेन स्पेस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो रेंज स्पेस क्या होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का, कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस, यानी कि tu। u आप डोमेन स्पेस का कोई एक एलिमेंट उठाओगे और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रखोगे, उसका जो आउटपुट आएगा वो को डोमेन स्पेस पे आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, RT जो सब स्पेस होता वो किसका सब स्पेस बनता, को डोमेन स्पेस का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता, इसको डायरेक्ट पूछा जाता। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक कितनी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक उतनी रहेगी जितनी आपके रेंज स्पेस की डायमेंशन होगी। क्लियर है। अब सॉल्व कैसे करना है इसको, आपको दे रखा ट्रांसफॉर्मेशन Txyz इज इक्वल टू दिस। अगर u जो है आपकी डोमेन स्पेस का एलिमेंट है r³ का, तो जो tu होगा ना, ये किसका एलिमेंट होगा आपके पास, वो भी r² r³ का ही होगा, क्योंकि को डोमेन भी वही है। ठीक है, तो tu जो बनेगा ना वो किससे बनेगा, r³ के बेसिस से बेसिकली। ठीक है, तो चेक कर दे, हमको वो बेसिस ही फाइंड करना जिससे हम रेंज स्पेस के बारे में बात कर सके। तो उसके लिए आपको सीधा सीधा x प्लस वाई, x प्लस जो दे रखा है यहाँ पे वो लिख देना x प्लस z। ठीक है, और x प्लस वाई प्लस 2z, और अगला क्या दे रखा है 2x प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसको अगर तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो लेके आना। पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या, जैसे x y z है तो पहले x हो फिर y हो फिर z हो, तीनों कंपोनेंट में। यहाँ पे देखो x है, y मिसिंग है, यहाँ पे z है, x y z इस फॉर्म में। अब हमको क्या करना, इसका मतलब ये हुआ होगा ये 3 वेक्टर का सम हो रहा होगा। ठीक है, उसमें क्या करना, अलग अलग से हमको फर्स्ट कंपोनेंट वाला अलग कर देना और कॉमन कर देना। x बेसिकली अगर कॉमन ना करूं मैं, पहले मैं फर्स्ट कंपोनेंट को अलग रखूं। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है x, दूसरे वाले का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है
वरना फर्स्ट टर्म क्या x, तीसरे वाले का भी फर्स्ट क्या है 2x, इसको अलग कर दिया, प्लस सेकंड वाले टर्म उसमें सेकंड क्या यहाँ पे y होना था, y नहीं है तो 0 रखेंगे, और यहाँ पे y दे रखा तो ये y रखेंगे, और यहाँ पे y दे रखा तो ये भी y रखेंगे, प्लस थर्ड में क्या है z है, इसको रखिए, और यहाँ पे 2z है, 2z आएगा, और यहाँ पे 3z है, ये 3z आएगा। अब इसमें क्या कर दीजिए, जो उधर लिखा आपने इसमें x कॉमन ले लीजिए, 1 1 2, और ये हो जाएगा y 0 1 1, और ये हो जाएगा z 1 2 3, ये बन जाएगा। तो जो अभी इमेज दे रखी है हमारे पास वो क्या है, बेसिकली वो इन तीन वेक्टर से मिलकर बनी है। ठीक है, अब हमको ये चेक करना, जो ये तीन वेक्टर से सेट मिला हमको 1 1 2 का, 0 1 1 का, और 1 2 3 का, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो यही आपके लिए क्या बेसिस का क्या बन जाएगा आपके पास, ये बेसिस बनेगा किसके लिए, रेंज स्पेस के लिए। अगर ये नहीं है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना, जैसा भी पीछे मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट किसका, वेक्टर्स का। तो पहला वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, इसको देखिए यहाँ पे पहला 1 1 2 है तो इसको क्या रखिए कॉलम में 1 1 2। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरा दे रखा है यहाँ पे 0 1 1 0 1 1, और तीसरा क्या दे रखा 1 2 3 1 2 3। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालू मैं तो ये क्या हो जाएगा 1 फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 3 - 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस, ये 0 है तो पूरा 0 जाएगा, इसके लिए माइनस प्लस। अगला क्या हो जाएगा ये 1 के रेस्पेक्ट में जब आप निकालोगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ 1 - 2, तो यहाँ से +1 मिलता है, यहाँ से -1 और 0। इसका मतलब जो ये सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियरली डिपेंडेंट सेट जो रहेगा वो कभी भी आपके पास क्या नहीं बनेगा, बेसिस नहीं बनेगा। अब उसके लिए हमको बेसिस फाइंड करना पड़ेगा। बेसिस के लिए क्या करना, आपने यहाँ से लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए इक्वलन फॉर्म का यूज करना। इक्वलन फॉर्म में क्या करना, आपने जो ये मैट्रिक्स दे रखा, जो पहले मैट्रिक्स है हमारे पास, बेसिकली ये देख लीजिए 1 1 2 0 1 1 1 2 3। इसमें फर्स्ट एंट्री को नॉन जीरो रखना, उसके नीचे सब जीरो। इसमें जीरो करने के लिए R2 को जब जीरो करोगे तो R2 - R1 करोगे, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 ये जीरो हो जाएगा। और R3 को जब जीरो करोगे तो R3 चेंज करोगे, R3 - 2R1। यहां से मिलेगा कि आपको 1 0 1 रहेगा, 1 में से 1 गया 0, 1 माइनस दिस इज 1, 2 - 1 इज 1, ये हो गया। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट कर देना, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके पास 1 - 0 इज 1, और 3 - 2 इज, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसको चेंज करोगे, ये 2 पाइवट मिल गए इक्वलन फॉर्म में, नीचे इनके 0 करोगे, वैसे भी साफ साफ दिख रहा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, ये 1 1, ये 0 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये पूरा 0 हो जाएगा जब आप क्या करोगे, R3 को चेंज करोगे, R3 - R2, तो ये 0 0 हो जाएगा। तो हमको जो मिलेगा फाइनल मैट्रिक्स वो इस तरीके से मिलेगा, ये होगा 1 0 1 0 1 1 0 0 0। अब जो इसमें जो 3 वेक्टर का सेट बनाया था हमने, उसमें से ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट हो गया था। अब जो ये नया सेट बनाना S 1 0 1 0 1 1, यही बेसिस हो जाएगा ऑफ रेंज स्पेस, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। और रेंज क्या बनेगी, अगर कोई बेसिस है तो रेंज क्या होती है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन से जो स्पेस बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, x लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x 1 0 1 प्लस y
0 1 1, जहाँ पे x और y कहाँ से आएंगे, फील्ड से। तो ये बन जाएगा आपके पास, देख लीजिए यहाँ पे, पहले x के अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ ऐड करो, x आएगा और ये 0 जाएगा और ये 1 होगा, यानी कि y आएगा, x यहाँ पे x और y यहाँ पे प्लस y, दिस x y यहाँ पे फील्ड से आएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा रेंज स्पेस हो जाएगा। और रेंज स्पेस यहाँ पे क्या ऑप्शन में दे रखा, x y x प्लस y, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो दे रखा वो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर। सब स्पेस के बारे में पूछा। अगर आपको किसी भी वेक्टर स्पेस के सब स्पेस की बात करनी है, यानी कि अगर V ओवर F कोई वेक्टर स्पेस है और W एक सबसेट है V का, तो ये W जो है सब स्पेस कब बनेगा V के लिए, जब W खुद में एक वेक्टर स्पेस होगा। तो वेक्टर स्पेस के लिए दो टेस्ट होते हैं हमारे पास, एक 2 स्टेप टेस्ट और एक 1 स्टेप टेस्ट। 2 स्टेप टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो सबसेट है V का वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक एलिमेंट चाहिए उसमें। और आपने जो कम से कम एक एलिमेंट ढूंढना, वो कौन सा ढूंढना कि 0 उसके पास हो, क्योंकि अगर W खुद में वेक्टर स्पेस बनना चाहेगा ना, तो उसको V प्लस में अबिलियन ग्रुप बनना पड़ेगा। यही तो कंडीशन रहती वेक्टर स्पेस के लिए, अबिलियन ग्रुप बनना पड़ेगा। और अबिलियन ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी, अंडर एडिशन 0, ठीक है। तो कम से कम 0 तो ढूंढिए इसमें। अब इसी से अगर मैं ये देखूं कि किसके पास 0 नहीं है, अगर इसी से मेरा काम हो गया तो ठीक, नहीं तो और चीजें भी ट्राई करनी है, मतलब जो और स्टेप्स है। यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, क्योंकि x r से आ रहा, तो 0 0 मिल जाएगा मुझे, नॉन एम्प्टी तो हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 0 मिल जाएगा, क्योंकि x r से r के पास 0 होता। और यहाँ पे जब मैं 0 0 रखूंगा तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो C ऑप्शन है वो तो कभी भी 0 नहीं देने वाला। जो C ऑप्शन लिख रखा है आपके पास स्ट्रक्चर, वो कभी भी 0 नहीं देने वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो चुका, क्लियर है। और इसको देखोगे तो 0, x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, y इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमारा आंसर सिर्फ इसी स्टेप से मिल चुका, पहले स्टेप से। लेकिन क्या करना, और आपने जब सब स्पेस दिखाना चाह रहे हो इसको 2 स्टेप टेस्ट से, तो कोई भी दो वेक्टर लेने W के, और उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे अगर, तो वो क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि W का ही एलिमेंट मिलना चाहिए। इसमें होता क्या, क्योंकि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनाता है, तो इसको x प्लस माइनस वाई बिलोंग्स टू W ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। अब ये जो माइनस वाई है, ये y का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो इन जनरल आप x प्लस वाई बिलोंग्स टू W भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन ये ट्रू करनी चाहिए, और दूसरा क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर वो क्लोज्ड होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई अल्फा का आपने फील्ड का एलिमेंट उठाया आर्बिट्री, और x W का, तो उन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो W का ही एलिमेंट आना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज को अगर कोई ट्रू करता सब स्पेस सबसेट, तो सब स्पेस बन जाता। और 1 स्टेप टेस्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, 1 स्टेप टेस्ट में इन दोनों प्रॉपर्टी का कंबाइंड फॉर्म है। इसमें भी सबसे पहले नॉन एम्प्टी तो चाहिए है, 0 चेक करना आपने, ठीक है। और दूसरा आपने अल्फा और बीटा दो फील्ड के एलिमेंट उठाने, x और y दो स्पेस के एलिमेंट जिसको आप सब स्पेस बनाना चाह रहे हैं, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है और उसको W के अंदर दिखाना। अगर ऐसा होता तो सब स्पेस बन जाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन 2 टेस्ट है। और इसी में क्या है कि 2 ट्रिक है, इसमें ट्रिक कहिए या रिजल्ट कहिए, कि अगर आपके पास अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और V वेक्टर जो है स्पेस का एलिमेंट है, तो अल्फा प्लस B कभी भी क्या होगा, डिफाइंड नहीं होता, अलाउड नहीं रहता वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन एक साथ, स्केलर और वेक्टर का एडिशन ये अलाउड नहीं है। तो अगर कहीं पर भी स्ट्रक्चर में कोई 1 2 3 या स्केलर ऐड करता हुआ दिखे, जैसे इसमें देख रहे आप यहाँ पे 1 का ऐड x के साथ हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं रहता, ठीक है। और अगर आपके पास अल्फा ये u और v दो
स्पेस के एलिमेंट है और इन दोनों का प्रोडक्ट कर रखा, तो ये भी कभी भी अलाउड नहीं रहता। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर भी कभी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो ये है आपके पास, उसका करेक्ट आंसर मिल चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ ए बी एन बाई एन मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड दैट ए इज बोथ हार्मिशियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा जिसका ऑर्डर है n, ठीक है, और बोला गया कि इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी वो कॉम्प्लेक्स से आ रही है, कॉम्प्लेक्स फील्ड से, और ये जो मैट्रिक्स है ना ये हार्मिशियन और यूनिटरी दोनों है। कोई भी मैट्रिक्स हार्मिशियन कब होता है, जब a इक्वल टू ए थीटा हो, यानी कि ए थीटा से मतलब है यहाँ पे कि कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालो, यानी कि उसके अंदर हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना, आपने कॉन्जुगेट कर देना और उसका फिर ट्रांसपोज कर दो। अगर ये बराबर आता, मैट्रिक्स के बराबर आएगा इतना चेंज करने वक्त के बाद भी, तब उसको बोलेंगे हार्मिशियन मैट्रिक्स। और यूनिटरी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रोडक्ट उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के साथ अगर कर दिया जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो एक मैट्रिक्स ऐसा जो इस प्रॉपर्टी को भी रखता और इस प्रॉपर्टी को भी रखता, इस तरीके से दे रखा। अब अगर कोई भी मैट्रिक्स ये दोनों प्रॉपर्टी रखता तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है ना, आइगन वैल्यूज वो सिर्फ और सिर्फ +-1 होती है। यही यहाँ पे मेन पॉइंट है। एक ऐसा मैट्रिक्स जो हार्मिशियन और यूनिटरी दोनों है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, +-1। अब सुनना, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट होता, अगर मैं आइगन वैल्यू को लैम्डा से रिप्रेजेंट करूं, कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट होता जब इसकी आइगन वैल्यूज जो होंगी ना, यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज रहेंगी इसकी वो सारी की सारी पॉजिटिव हो। आइगन वैल्यू को अगर लैम्डा से रिप्रेजेंट, सारी की सारी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव डेफिनिट, अगर सारी की सारी नेगेटिव हो तो नेगेटिव डेफिनिट, और अगर कुछ पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो तब उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। अब देखना यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू, ऐसे मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो +1 होती है, -1 या +-1 दोनों तरीके की, क्योंकि हम मैट्रिक्स तो कोई स्पेशल दे नहीं रखा कि उसकी एंट्रीज हमको पता फिर उसकी आइगन वैल्यू फाइंड करें। यहाँ इन जनरल है, हो सकता है सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो तो उस समय वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं रहा, हो सकता है कि सारी आइगन वैल्यूज जो पॉजिटिव हो तो उस समय वो नेगेटिव डेफिनेट नहीं रहा, हो सकता है कि उसकी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की हो या सिर्फ एक तरीके की हो, तब वो इंडेफिनिट मैट्रिक्स भी नहीं रहा। अब हमने पहले सेकंड क्वेश्चन में भी पढ़ा ये कि अगर आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिलता। अब सोचो जरा, आइगन वैल्यूज +1 और -1 है सिर्फ, अगर 1 × -1 × 1 × -1 या फिर 1 × 1 × ऐसा कर दिया जाए एन टाइम, तो या तो +1 ही मिलेगा या -1 ही मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक ही मिलना। अगर सब आइगन वैल्यूज पॉजिटिव 1 है तो 1 मिलेगा, सब नेगेटिव 1 है तो हो सकता है +1 मिले, -1। अगर प्लस और माइनस में दोनों तरीके की है तो कोई भी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन मिलेगा हमेशा 1 और -1। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज आइदर 1 और -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर 2n/n मैट्रिक्स such that a plus b equal to identity and ab equal to 0 then आइडेम्पोटेंट है या सिमेट्रिक है, ये पूछा गया। तो कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कब होता, जब उस मैट्रिक्स का खुद के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चेंज ना हो, वही मिले। और सिमेट्रिक क्या होता, जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए फिर भी कोई चेंज ना आए तो उसको बोलते सिमेट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हमको कंडीशन क्या दे रहा कि a + b = आइडेंटिटी और ab = 0। इसका मतलब इन दोनों का कंडीशन का यूज करना हमने। अब देखो यहाँ पे पहले अगर मैं ये करूँ a = i - b और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं तो ये क्या मिलेगा आपके पास, i - b × b = 0। इसको सॉल्व करिए, b डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो b - b² = 0, तो b = b², तो b तो आइडेम्पोटेंट मिल गया। अब यहीं पे मैं ऐसे कर दूं एंड b = यहाँ से i - a करूं
तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो ये मिल जाएगा आपके पास ए आई माइनस ए इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये भी क्या मिल गया मुझे, आइडेम्पोटेंट। तो दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी बोथ आर आइडेम्पोटेंट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मैट्रिक्स है 2x2 का, जहां पे उसके पास एक नॉन जीरो एंट्री है a। ठीक है, ये एक नॉन जीरो एंट्री है। b एक दूसरा मैट्रिक्स है जो 2x2 का ही है, लेकिन वो b क्या कर रहा, a के साथ कम्यूट हो रहा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रख रहा। यानी कि अगर हम ए बी इक्वल टू बी ए करें तो ये क्या आएगा, बराबर वैल्यू आएगी। अब b की आइगन वैल्यूज के बारे में पूछा, आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर, b की आइगन वैल्यू चेक करनी। अब सपोज करिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स b है वो कोई आर्बिट्री एक्स वाई जेड डब्ल्यू मैट्रिक्स है 2x2 का, कम्यूट कर रहा, तो ए बी निकाल दो। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा कि 0 0 a 0 एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वो करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए एक्स मिलेगा, यहाँ पे ए वाई मिलेगा। अब आपको बी ए निकालना, बी ए के लिए क्या करना, आपने इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ करना, तो पहले इसको लिखो और ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 0 a 0, ये हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो क्या मिला, बी वाई बेसिकली ए वाई, ये हो जाएगा आपके पास ए वाई, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ए डब्ल्यू, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये 0 हो जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी, ये इसके बराबर होगा, तो ए वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब है y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि a तो नॉन जीरो दे रखा। अब ये इसके बराबर होगा जो कि ठीक है, ये इसके बराबर होगा, तो लिखिए ए एक्स इक्वल टू ए डब्ल्यू, ए से ए कैंसिल, नॉन जीरो है तो x इक्वल टू वाई डब्ल्यू मिल गया। ठीक है, और अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसके बराबर होगा जो कि पहले भी कर चुके हम। तो जो हमारा मैट्रिक्स B आया वो किस तरीके का आया कि x इक्वल टू डब्ल्यू है। ठीक है, तो W की जगह x ही रखिए और y की वैल्यू कितनी आई 0, y की वैल्यू 0 आई। z के बारे में कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता। अब अगर आपके पास इस मैट्रिक्स B को देखें तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल से ऊपर की एंट्री 0। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या हो जाएंगी, डायगोनल एंट्रीज x और x। सीधे किसी भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज जो अगर है वो उसकी क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज। तो ऑलवेज इक्वल ये करेक्ट आंसर है। इक्वल टू 0 जरूरी नहीं है, डिस्टिंक्ट ये नहीं आ रहा, ऑलवेज इक्वल टू 1 ये भी जरूरी नहीं है, तो पहला आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लेट S बी द सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सही कौन सा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बोला गया कि एक V ओवर F एक वेक्टर स्पेस है और S एक सेट है जो V का क्या है, सबसेट है। ठीक है, अब पूछा गया कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये 4 ऑप्शन है। स्पेन ऑफ S का मतलब क्या होता है, अगर कोई सेट का स्पेन ऑफ S निकालते तो इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस xi इक्वल टू 1 to n है, अगर तो n, या n नहीं है तो वो जो भी है, i जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ai जो है फील्ड के एलिमेंट होते हैं, xi जो है b के एलिमेंट होते हैं, ये होता है लीनियर स्पेन। ठीक है, तो जो लीनियर स्पेन होगा ना वो सब स्पेस होगा V का दैट कंटेन्स S। करेक्ट है, यहाँ पे इसके अंदर S का हर एक एलिमेंट मिल जाएगा और ये सब स्पेस बनेगा V का, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इफ W इज अ सब स्पेस ऑफ V, W जो है सब स्पेस है V का कंटेनिंग S, इसका मतलब है S उसका भी सबसेट होगा, S को कंटेन कर रहा है W, तो उसका जो स्पेन होगा वो W का सबसेट होगा, जो कि हमने अभी भी कहा यहाँ पे जब S W V का था
तो उसका लीनियर स्पेन किसका सब स्पेस है बी का। अभी वो डब्ल्यू का है तो उसका लीनियर स्पेन जो है वो क्या आएगा सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, याद रखने आपने स्टेटमेंट्स। स्पेन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग वी, करेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये भी याद रखना आपने। तो यहां सब के सब ट्रू है, इसका मतलब नन ऑफ दिस इसका नॉट ट्रू आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम दे रखा 3/3 का, 3 इक्वेशंस है और 3 यहां पे क्या है वेरिएबल अननोन, हैज द यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ax इक्वल टू बी, क्योंकि b मेरे पास क्या है नॉन जीरो एंट्रीज है। b क्या होता है यहाँ कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स, x अननोन का मैट्रिक्स, a कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, यहाँ पे x और अननोन के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे a बना दूं तो क्या हो जाएगा 1 1 1 ये है और 1 3 2 कोएफिशिएंट लेने x y z के तीनों रो में, ठीक है ये हो जाएगा k। अब सुनना अगर कोई भी नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स, नॉन होमोजीनियस है ये सिस्टम, उसका कारण क्या b नॉन जीरो है। तो कोई भी अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, ये कह रखा है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा जब उसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, सीधे डिटरमिनेंट निकालना। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे जब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 के बराबर होगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए और वो डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए नॉन जीरो, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है। तो करिए 1, ये हो जाएगा 1 फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाल रहे, तो 3k माइनस माइनस का कितना बन जाएगा यहाँ पे +8 हो जाएगा -1 और इससे k -6 और यहाँ से क्या निकलेगा आपके पास +1 और ये -4 और -9 ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा, क्या था 3k + 8 -k + 6 और ये -13 ये हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 -13 कितना हो जाएगा 1 और 3k - k इज 2k + 1। ये डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा k इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगर k की वैल्यू -1/2 के अलावा कुछ भी होगी तब यहां पर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस सिस्टम का। अगला क्वेश्चन हमारे पास 13, द डायमेंशन ऑफ एक्सटेंशन फील्ड दिस क्यू ओवर द एक्सटेंशन फील्ड क्यू दिस, ठीक है ये क्या है आपके पास q √2 √3, ठीक है ये पूछा है किसके ओवर q √2 के। अगर आप इसको देखें तो ये एक्सटेंशन फील्ड है। एक्सटेंशन फील्ड क्या होता है अगर कोई फील्ड है हमारे पास और ये किसी दूसरे फील्ड का सब स्पेस है, बेसिकली अगर देखे जाए ये सबसेट है और दूसरा फील्ड k है, तो जो ये k है ये इस फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या कहलाता है एक्सटेंशन फील्ड। और इसकी जो डिग्री होती है वो होती है इसके डायमेंशन के बराबर। बेसिकली जो एक्सटेंशन फील्ड है अपने फील्ड के ओवर जिसका वो एक्सटेंशन है वेक्टर स्पेस, मतलब समझ लीजिए इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन निकालनी, किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन निकालने का मतलब है उसका बेसिस निकालना और उसके बेसिस में कितने एलिमेंट है वो काउंट करना। बेसिस की कार्डिनलिटी ही डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस की। अब अगर आप इस वेक्टर स्पेस को देखते हैं q √2 √3, ठीक है जो ये सेट दे रखा हमारे पास ये फील्ड है, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता हमेशा याद रखना, इसके स्ट्रक्चर रहता पहले a रखना आपने, फिर b और b के साथ पहली वाली एंट्री का क्या कर देना प्रोडक्ट, प्लस c करना और दूसरे वाले को मल्टीप्लिकेशन में रखना, प्लस d और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये कर देना आपने। यहां पे a b c और d जो होंगे वो q यानी कि रेशनल नंबर से आएंगे q से। ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पर देखना अगर मैं इसके
एलिमेंट्स को देखूं, कोई भी वेक्टर स्पेस इस तरीके से दिख रहा तो उसके जो एलिमेंट होंगे इस वेक्टर स्पेस के वो लीनियर कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में होगा। लेकिन फील्ड क्या, अभी फील्ड जो है वो है Q√2। Q√2, तो Q√2 को जब आप लिखोगे तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, a + b√2, जहां पे a और b रेशनल नंबर होते हैं। अब ये एक्सटेंशन होते दोनों, ये जो है वो इसका एक्सटेंशन है और ये जो है ये किसका एक्सटेंशन होता है, Q का। क्योंकि जब मैं b = 0 पुट करूंगा ना यहाँ, तो मुझे a फ्रॉम रेशनल नंबर, पूरा का पूरा रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये सुपरसेट होता है। बेसिकली मैं कह सकता हूं कि Q√2 जो है वो सुपरसेट होता है Q का, इसीलिए एक्सटेंशन फील्ड है। अब देखना यहाँ पे जो भी वेक्टर स्पेस होता है उसके बेसिस में जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो क्या देता है, वेक्टर स्पेस का एक नया एलिमेंट। ठीक है, तो फील्ड के एलिमेंट हमारे ये है। तो अगर आप इसका एलिमेंट देखो वेक्टर स्पेस का, तो इसको गौर से देखिए इस तरीके से √2 √3 इस तरीके के एलिमेंट है। अब यहां से A B C D जो है ये फील्ड के एलिमेंट होने, अगर तो फील्ड Q होता तब तो ठीक था, तब तो इसकी डायमेंशन सीधे यहीं से निकल जाती, लेकिन ये फील्ड Q नहीं है, फील्ड के एलिमेंट इस फॉर्म के। अब यहाँ पे देखो पहले एलिमेंट को, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A B√2 + C + D√2 और यहां से मैं √3 को कॉमन ले लूंगा। इसका मतलब है इसके एलिमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको गौर से देखिए A + B√2 ये इसका फील्ड का एलिमेंट है α.1 और ये एलिमेंट भी किसका है, इसके एलिमेंट के फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे β√3, ये हो जाएगा। तो वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट है वो इस फील्ड के ओवर इस फॉर्म का फाइनली, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड √3। तो इसका जो बेसिस बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, b = 1√3। ठीक है, यहां पे ये इसका बेसिस बना और 1 और √3 क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे किसके रेस्पेक्ट में, इनके एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। इसीलिए इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वही इसकी डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ Q√2 √3, ये इसकी डायमेंशन है। तो इसकी करेक्ट आंसर इज 2। अगर यहाँ पे Q√2 ना होके सिर्फ Q होता तो उसकी डायमेंशन यहीं से निकल जाती, उसमें बेसिस बनता इसका 1 √2 √3 और √6 और इसकी डायमेंशन 4 निकल जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, A linear transformation preserve the modulus of a vector if and only if it is a matrix orthogonal। इसको डायरेक्ट याद रखना ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, The dimension of the solution space of equations in 4 unknown variables। दो इक्वेशन दे रहे कि जिसके पास 4 अननोन है। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा। अगर आप इसका ax = b की फॉर्म में लिखो तो किस तरीके से लिखोगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, पहली रो के एलिमेंट के मतलब अननोन के कोफिशिएंट 1 4, यहाँ पे देखिए x और y यहाँ मिसिंग है तो y की जगह यहाँ 0 रखोगे आप, और z 4 है t 1 है, ये हो जाएगा। और दूसरी रो में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का 4 और t का कितना अपने पास 1, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x y z w की जगह t है और ये मिल जाएगा आपको 0 0। तो बेसिकली ये एक होमोजीनियस सिस्टम है। अगर आप होमोजीनियस सिस्टम के बारे में बात करो ax = 0 तो ये इसका ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद तो इसके बाद 2 तरीके के सॉल्यूशन होता है, अगर यूनिक है तो 0 0 मात्र सॉल्यूशन होगा। और ये सॉल्यूशन 0 0 कब आएगा, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है नंबर ऑफ अननोन के बराबर होगी। क्लियर है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे
कब? जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है लेस देन आएगी नंबर ऑफ अननोन से, सीधा सा, और कितनी कम है उतने फ्री वेरिएबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा, इसकी जब रैंक निकालेंगे तो रैंक इकोलन फॉर्म से निकलती है, 2 रो है इस पे, तो R2 इज चेंज्ड बाय R2 माइनस R1, 1 0 4 1, ये 0 जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 0 जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 0, ये हो गया आपके पास। तो इसके पास 2 ही नॉन जीरो रोज है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2, और ये ही डायमेंशन होती है। जितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट वो रहेंगी सॉल्यूशन स्पेस की, बेसिकली जितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो रहेगी मैट्रिक्स के पास उतनी ही उसकी डायमेंशन होती। तो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन इज 2। तो ये था आपके पास इस पेपर का सॉल्यूशन।